हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी 18 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी वायुमंडल में जो 7 प्रकाश होते हैं उन सभी रंगों में वह कौन ऐसा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया लाल रंग, नीला, पीला और ऑप्शन डी में दिया गया है बैगनी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 52 को देखिए कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 52 का सही जवाब क्या होगा जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। ठीक है जी, इसका सही बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, उभयलिंगी जंतु कहते किसे हैं, तो जिन जंतुओं का लिंग के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऐसे जंतुओं को उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। जैसे केचुआ हो गया। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंगों की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अपेंडिक्स जो है यह एक अवशेषी अंग है। उसके बाद में अगला सवाल 55 को देख लीजिए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और जड्डी प्रसाद यादव के द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था। ठीक है जी। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे होगा, तो वन संरक्षण से हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 56 को देखिए कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किन के फलन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म है ना, ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें को हम लोग आवर्त कहते हैं। और ये भी जान जाइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 58 कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की पर चढ़ाने की जो विधि है उपयुक्त मानी गई है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी तरीके से काटा जा सकता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सोडियम जिसका सांकेतिक चिन्ह Na होता है, जिसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 13 होता है। परमाणु संख्या की बात करें सॉरी इसका 11 होता है। परमाणु द्रव्यमान इसका 23 होता है। तो यहाँ पे सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं। इसके बाद में कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। और HIV वायरस जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, इससे कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है। उसके बाद में अगला सवाल 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वृद्धि हार्मोन। उसके बाद में अगला सवाल 62 को देखिए कि अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 62 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वे द्विखंडन विधि होती है। उसके बाद में अगला सवाल 63 को देखिए कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल देता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा।
कि पुष्प में पाए जाने वाले एक अंडाशय भाग होता है जिसमें फूल से वो फल बन जाता है, ठीक है जी। और पुष्प में पाए जाने वाले न जनन अंग को क्या कहते हैं, तो पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। तो वहीं पे मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, तो स्त्रीकेसर या ज्यांग कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित हुई धनावेशित कण, जिसे अल्फा कण कहा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो जाएगी, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है कि हमारी घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी होती है, तो याद रखिएगा 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा हमारी घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 66 को देखिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का जो उपयोग है ये बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बादलों वाले दिन। उसके बाद में अगला सवाल 67 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे 67 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद में अगला सवाल 68 को देख लीजिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा। देखिए, यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को यदि हम रखते हैं सीधा, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, सीधा दिखाई पड़ता है, तो वह दर्पण या तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों दो ऐसे दर्पण हैं जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है। इसके बाद में कहता है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे 169 का सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। किसी कार का अग्रदीप में पूछा जाए तो अग्रदीप में अवतल दर्पण होता है। साइड मिरर में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा कि हीरा एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उसके बाद में 71वां सवाल करता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये भी मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो वहीं पे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या जी, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस पूछा जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस कब होगा, जब अभिसारी लेंस पूछा जाएगा। इसी प्रकार से दर्पण में जब भी पूछे जाए तो इसका विपरीत हो जाता है। पूछा जाएगा कि किस लेंस को अपसारी दर्पण कहा जाता है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो देखिए, चूने के पानी को दुधिया करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है, इसलिए क्वेश्चन 72 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 73 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल 73 कहता है कि टैर्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, टमाटर में टैर्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल ये तीनों में से किसमें पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है। और यही जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का अवक्षय प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका जो उपयोग है वो मनुष्य के टूटे फूटे हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। अगला सवाल है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो चलिए इसका अभिक्रिया से हम लोग देख लेते हैं। जिंक कहता है तो हमने Zn लिखा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है जी। अब ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो Zn + SO4 बन जाएगा। ये Zn + SO4 बन गया और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे H2 जो गैस यहाँ पे निकलेगी। कहता है कि जब भी हम जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकल रही है दोस्तों, तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी सी हो जाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस।
उसके बाद में कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो याद रखिएगा, अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, क्योंकि अमीबा कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य थाली में ले जाता है और वहाँ पे उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में कर देते हैं। अनपचा भोजन अमीबा के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो यहाँ पे 177 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइपेज। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम आप सभी को बताए थे कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वहीं पे अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो अधिक ऊर्जा के बारे में बात की गई है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जी। तो ए हो जाएगा, यानी वायवीय श्वसन। मछली का श्वसन अंग क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मछली का जो श्वसन अंग होता है उसे हम लोग गिल्स कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में इससे रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि मच्छर का श्वसन अंग क्या होता है, तो ट्रैकिया हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग तो गिल्स हो जाएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा कि मेढक का या अमीबा का त्वचा अंग श्वसन अंग क्या होता है, तो त्वचा हो जाएगा। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, तो फेफड़ा हो जाएगा। ये सभी याद रखिएगा। तो मछली का पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा जी, गिल्स हो जाएगा। उसके बाद में कि एस्टोमाटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो देखिए, एस्टोमाटा को खोलने और बंद होने की क्रिया को जो नियंत्रण जो उस पर जिसका नियंत्रण स्थापित है वो क्या है जी, तो वह है द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं होगा, द्वार कोशिकाएं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 80 तक के तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और आगे मैट्रिक एग्जाम 2022 में जरूर पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। उम्मीद है आप सभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।